नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कैसे करें। आप कैसे यूपी पीजीटी का प्रिपरेशन करें ताकि इस परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सकें। नो डाउट ये एक बेहतर जॉब है आपके लिए। अगर आप पीजीटी के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आप एक बेहतर सैलरीड क्लास में जाएंगे और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना प्रतिभा काफी दिखा सकते हैं। जब आपको इंटरमीडिएट के बच्चे पढ़ाने को मिलते हैं तो आप अपनी क्षमताओं का एक बेहतर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मेरा बात मानिए और अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करिए ताकि जो ये 2500 2500 से ज्यादा सीटें हैं उसमें एक सीट आप जरूर सुनिश्चित अपना कर लें। और अभी से आप कुछ बेहतर स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो एक सीट आपका है और इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बेहतर क्वालिटी और बेहतर मटेरियल यहां मिल सके। दोस्तों, मैं यहां बात करूंगा कि यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, यूपी पीजीटी के लिए जो एग्जाम का पैटर्न आयोग ने दिया है आप देख सकते हैं। यहां एग्जाम जो है रिटेन एग्जाम है, इंटरव्यू है और कुछ वेटेज है। कुल मिला जुला के 500 मार्क्स का ये एग्जाम है और इसी आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। दोस्तों, जो आयोग सबसे पहला एग्जाम कराएगा वो रिटेन एग्जाम कराएगा। जो रिटेन एग्जाम है, ये कहने को रिटेन है, ये लिखित नहीं होगा, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। दोस्तों, यहां पे 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके अपने सब्जेक्ट से। अब जरा सोचिए, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी हैं उसी सब्जेक्ट से इसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि ना तो यहां पे बीएड कंपलसरी है, ना तो यहां पे एमएड कंपलसरी है, ना तो यहां पीएचडी कंपलसरी है, ना तो यहां नेट कंपलसरी है। तो कुल मिला जुला के एकदम ये एक ओपन एग्जाम है। इसमें कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जो पीजी पास है वो इस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकता है और अगर उसकी अच्छी प्रिपरेशन है अपने सब्जेक्ट में तो ये निश्चित रूप से चयनित हो सकता है। देखिए, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि एक ओपन वैकेंसी है, इसमें किसी तरह की कोई भी उपाधि नहीं मांगी गई है। ना तो इसमें बीएड कंपलसरी है, ना एमएड, ना पीएचडी, ना नेट, ना जेआरएफ, कुछ नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है जनरल स्टडीज का पेपर। ना इसमें किसी तरह के जनरल स्टडीज के पेपर आपसे पूछे जाएंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ आपके विषय से क्वेश्चन होंगे और ये जो है आपके विषय से 125 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, आप अगर हिस्ट्री से किए हैं पीजी, एमए, इकोनॉमिक्स किए हैं, ज्योग्राफी से किए हैं, जूलॉजी से किए हैं, बॉटनी से किए हैं, हिंदी से किए हैं, संस्कृत से किए हैं, तो आपको इसी विषय पे अपना स्पेशलाइजेशन करना है। इसमें जितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना करिए। पहले आप समझ लीजिए कि 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन इक्वल मार्क के होंगे, 3.4 मार्क्स के। तो इस तरह आप देखिएगा, ये हो जाएगा 425 मार्क, मतलब 425 अंकों का रिटन एग्जाम होगा और ये पूरा का पूरा एमसीक्यू होगा और ये 2 घंटे का एक पेपर होगा। तो आप समझिए कि जिस विषय से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिससे आपकी मास्टर की डिग्री है, जिससे आप एमए हैं, उससे 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे और 3.4 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के 425 मार्क्स के होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी तरह के माइनस मार्क भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, यहां 85% आप वेट अगर आप देखेंगे तो 85% वेट है रिटन एग्जाम का। दूसरा जो इस एग्जाम का आप स्टेज देखिए वो है इंटरव्यू, जो 50 मार्क्स का है, जो कुल 10% वेटेज रखता है। मतलब अगर आप रिटन एग्जाम और इंटरव्यू को देखें तो ये दोनों मिला के 95% पे हो जाते हैं, या फिर ये 425 नंबर का और ये हो गया आपके 50 मार्क्स का। इसका मतलब हो गया 475 अंकों का। 25 अंक या फिर 5% आपको वेटेज मिलेगा। अब देखिए, ये वेटेज थोड़ा सा बेनिफिशियरी उन लोगों के लिए है जो कुछ निश्चित उपाधियों को धारण करते हैं। उपाधि नंबर 1, आप डॉक्टरेट किए हो, मतलब आप पीएचडी कर लिए हो। अगर कोई बच्चा, कोई एस्पिरेंट पीएचडी कर लिया हो और उसको पीएचडी की उपाधि मिल चुकी हो, ऐसा नहीं कि वो इनरोल्ड हो और पीएचडी कर रहा हो तो उसको किसी तरह का जो है यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, किसी तरह की प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो ऐसे में आपको 2% मतलब मैक्सिमम
10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहां पे 10 नंबर आपको पीएचडी पे मिल जाएगा। अगर आप एमएड किए हैं तो भी यहां पे 2% मतलब 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा और मिलेंगे। और अगर कोई बीएड किया है तो उसको जो है 5 नंबर मिलेगा। और अगर कोई नेशनल या स्टेट लेवल पे कोई खेल खेल रहा है, उसके पास वो सर्टिफिकेट है, तो उसको जो है 1% या फिर 5 नंबर मिलेगा। कुल मिलाजुला के ये वेटेज किसी भी स्थिति में 25 नंबर से ज्यादा नहीं होगा या फिर 5% से ज्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एमएड किया है और बीएड भी किया है तो सिर्फ उसको एमएड के 10 नंबर ही मिलेंगे, बीएड के नहीं मिलेंगे। तो मैक्सिमम जो वेटेज कोई ले सकता है वो ले सकता है 25, जो कि आसान नहीं होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो कुल मिलाजुला के थोड़ी सी यहां पे आपको वेटेज मिल सकती है। पीएचडी का 10 नंबर, एमएड का 10 नंबर, अगर सिर्फ आप सिंपली बीएड हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, और अगर स्टेट या नेशनल के खिलाड़ी हो तो आपको 5 नंबर यहां मिलेगा। तो कुल मिला के यहां पे मैक्सिमम जो लड़के नंबर ले सकते हैं वो 10 नंबर या फिर 15 नंबर ही ले सकते हैं। यहां 25 नंबर और 20 नंबर पाना एक हरकुलियन टास्क है, एक मुश्किल भरा काम है। तो ज्यादातर जो लोग मेरे वीडियोज को देख रहे हैं वो देखिए 2 तरह के होंगे। एक लोग ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ पीजी है, एमए की जो है उनके पास डिग्री है, बाकी उनके पास बीएड भी नहीं है, एमएड भी नहीं, कुछ नहीं है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास बीएड होगा और बाकी वो पीजी है। तो अगर बीएड है तो आपको 5 नंबर मिलेगा, और अगर आपका एमएड है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। बीएड एमएड दोनों है तब आपको सिर्फ 10 नंबर मिलेगा, और पीएचडी होल्डर है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। यहां पे अब मैं बताऊं आपको करना क्या चाहिए। देखिए अभी एग्जाम होने में जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं कि 5 से 6 महीने के पहले एग्जाम नहीं होने वाला है। आपको अपनी क्षमताओं का पूरा यूटिलाइजेशन अपने पीजी सब्जेक्ट में करना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप प्रवक्ता के लिए डाल रहे हैं पीजीटी, जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स के लिए डाल रहे हैं, मान लीजिए आप ज्योग्राफी के लिए डाल रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए जा रहे हैं, तो अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग इसी विषय को लेकर करिए। जितना बेहतर आप पढ़ाई कर सकते हैं आप इसी के ऊपर फोकस करिए। अभी इंटरव्यू का बिल्कुल अपने दिमाग से ख्याल हटाइए। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि कैसे 425 नंबर में से कैसे मैं 400 नंबर लेके आऊं। मतलब जो 125 क्वेश्चन यहां पूछे जाने वाले हैं एमसीक्यू, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं इसमें 110 से ऊपर नंबर लेके आऊं। अगर आप यहां 110 से ऊपर नंबर लेके चले आते हैं दोस्तों, तो आपके इस एग्जाम में सिलेक्शन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो टारगेट ये बनाइए कि जो भी इसका सिलेबस है आयोग ने दिया उस सिलेबस को पढ़े और बहुत बेहतर तरीके से एमसीक्यू को तैयार करें। अब देखिए एमसीक्यू आप कैसे तैयार करिएगा। पहली चीज, अपने विषय को 2-4 महीने खूब अच्छे से पढ़िए, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। जब एग्जाम आपके 2 महीने बच जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। अब प्रैक्टिस सेट आप कैसे करिएगा, इसके लिए मैं जो चीज बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिस सेट के लिए एक तो 10 वर्षों का नेट जेआरएफ का पेपर आप आराम से यूजीसी के साइट पे जाइएगा, अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करिएगा अपने विषय के। जैसे मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी से हो, मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स से हो, मान लीजिए आप हिस्ट्री के, तो आप चले जाइए यूजीसी के साइट पे और 10 वर्षों के नेट और जेआरएफ के पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और प्रत्येक वर्ष के पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जाएंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। दूसरा, एक तो वो आपको करना है 10 साल का, और एक आप यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है जिसमें जब हम लोग आईएएस और पीसीएस के एग्जाम दिया करते थे और जब ये आईएएस और पीसीएस में एमसीक्यू टाइप के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे तो उसका उसमें कलेक्शन है। तो अगर आप ज्योग्राफी से हैं या फिर हिस्ट्री से हैं, इकोनॉमिक्स से, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, उस विषय का आप यूथ कंपटीशन टाइम ले लीजिएगा। यूथ कंपटीशन में आप देखेंगे आईएएस के पेपर जो पहले पूछे जाते थे सब्जेक्ट वाइज वो मिलेंगे, पीसीएस के मिलेंगे, उत्तराखंड पीसीएस के, एमपी पीसीएस के, वो सब। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ उसको बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर आप 2 चीज ये कर लें, एक तो नेट के 10 साल के पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए ताकि आप एकदम समझ जाएं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, और दूसरा, अगर आप जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो बुक है उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें तो आपका जो है 80% काम हो जाएगा। तो जो मैंने कहा उसको ध्यान से समझिए। शुरू के 3-4 महीने अपने सब्जेक्ट को पढ़िए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आयोग से आप सिलेबस डाउनलोड करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके ऊपर पूरा फोकस करिए। उसके बाद जो
टाइम बचेगा 2 महीने में, उसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, और प्रैक्टिस सेट में नेट जेआरएफ का प्रैक्टिस सेट और यूथ कंपटीशन टाइम, ये आपके लिए। अगर आप इसको कर लेंगे तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट करता हूं कि आउट ऑफ 125 आप 110 से ज्यादा कर लेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 125 क्वेश्चन में 115 कर लेंगे, 16 कर लेंगे, 17 कर लेंगे, करते हैं। वही लोग करते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से, जिनका जो है जितने भी विगत वर्ष के पेपर पूछे गए हैं या प्रैक्टिस सेट है उसको जो सॉल्व किए होते हैं। सिर्फ पढ़ के आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत पढ़ के आप अच्छा कर लें, ये कभी भी कॉन्सेप्ट सही नहीं है। आपको पहले 2-3 महीने जरूर पढ़ना है, लेकिन बाकी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी कि एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है। और यहां पे चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको अपना पूरा का पूरा प्रयास करना है कि मैक्सिमम मैं कितना क्वेश्चन सही निकाल लूं। उसके बाद आप समझते हैं कि जो ये मैं आप रिटन एग्जाम देंगे, इसी के आधार पे वो मेरिट बनाएंगे, और मेरिट बनाने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे। इंटरव्यू सिर्फ 50 नंबर का है दोस्तों, और जितना कम इंटरव्यू का वेटेज हो उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि रिटन एग्जाम में पूरी की पूरी कैलिबर आप निकालिएगा। बाकी इसमें भी मैं देखता हूं कि 25 और 35 के बीच में, 40 के बीच में नंबर लोग आराम से ले लेते हैं, अगर उनकी जो है थोड़ी सी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बेहतर तरीके से बोल लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर लेते हैं। बाकी वेटेज में आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास उपाधि है तो ये मिलेगी, बाकी अगर आपके पास नहीं है तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई भी डिग्री आप इसमें से ले सको, क्योंकि सभी ये डिग्रियां जो है लंबी अवधि की कोर्स के लिए हैं। तो यहां अगर आपके पास है तो सो फार सो गुड, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर नहीं है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, और अगर आप बहुत अच्छा रिटन एग्जाम में कर लेंगे तो उसमें आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस आप लोग आज ही से पहला काम कि तुरंत जो है अप्लाई कर दीजिए, पहले फॉर्म फिलअप करिए, और सबसे बड़ी चीज होती है विल पावर। अगर आप आज ही से सोच लें कि मैं ये करूंगा, तो दुनिया की कोई पावर नहीं है जो आपको करने से रोक दे। आपका सिर्फ और सिर्फ आपका विल पावर है जो आपको आगे लेके जाएगा। तो दोस्तों, अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाइए। आज ही से सोचिए कि मुझे पहले 3 महीने में पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, तो पूरे सिलेबस को बहुत थारोली स्टडी करिए, और उसके बाद बिना समय गवाए प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे उतना इस 425 के पास आओगे। तो दोस्तों, ये खुली वैकेंसी, ना जिसमें बीएड कंपलसरी है, ना एमएड कंपलसरी है, ना पीएचडी कंपलसरी है, ना इसमें जनरल स्टडीज के पेपर है। सिर्फ आपका पीजी का नॉलेज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना आप एक सीट को सुनिश्चित करें, क्यों ना अपने क्षमताओं का पूरा प्रयास करें। यही वो समय है जिसमें आपको पूरा प्रयोग करना चाहिए, यही वो समय है जिसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो जब समय बीत जाएगा उसके बाद आप क्या करिएगा, तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी टाइम है, अपने पूरे के पूरे क्षमताओं को पहचानो और लग जाओ। कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।